See this third point. Look at this third point. Interest of rupees 4,000 on doubtful debt was wrongly credited to interest on loan account. Credited का मतलब होता है आपने ऐसे दिखाया है as if you have received your amount 4,000 rupees. Interest of Yes. 4,000. In fact, you were very doubtful that you will not be able to receive this amount of rupees 4,000 as my interest. In fact, you were in doubt. And always remember, when you have a doubtful debt, doubtful means it is going to be a debt in the future. It is going to be a loss in the future. Therefore, if you are thinking that this is my doubtful debt, it should be deducted. It should not be added. But you have already wrongly credited to the interest account. Therefore, now you will have to deduct 4,000 rupees. 4,000 means you have to deduct 4 rupees. 4, because 3 zeros are common everywhere. No, you have written figures in thousands. No, so now you have to deduct 300 from 300. 4 will be deducted. Is it okay? Is it clear, everybody? Yes. Yes, ma'am. It will be deducted. It should not be credited. It should not be added. But in fact, you have added, wrongly added to your interest on loan account. It should not be added. No, it should be deducted because it is RDD. Is it clear? Is it now clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Tell me another doubt. Is there any other doubt that you have? Illustration 1.29. 1.29. Yes. So what is the doubt that you have? Yes. पहले आप मुझे ये बताइए, ये आइटम्स जो आपको दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, इनमें से कुछ डाउट है? हाँ मैम, इनमें से ही है। हाँ बेटा पूछो। मैम, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद RBI, पहला वाला। ये आपका जाएगा, ये आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस? सुमन, आप है ना सोच समझ के आंसर दो बेटा। सुनो, आपने आंसर क्या दिया? 7। ये 7 में नहीं जाएगा, ये बैलेंस विद RBI नहीं है, ये बैलेंस जो आपने रखा था RBI के पास, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये देखो, मैंने ना RBI के पास कुछ कैश बैलेंस रखा है, हाँ, उस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। जब मुझे उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। वेरी सिंपल, ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 13 में। ओके मैम। मैम सेकंड वाला भी उधर ही जाएगा ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड को ही देखकर पता लग रहा है कि ये मेरा शेड्यूल नंबर 13 है। ठीक है, अच्छा। और मैम सन्ड्री चार्जेस है ना, क्रेडिट दिया है, तो वही डाउट था सब लोगों को। इसके नीचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के देखिए, ये सन्ड्री चार्जेस जो क्रेडिट में देकर रखा है ना, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, वैसे तो ये सन्ड्री चार्जेस है, मतलब ये तो मेरा खर्चा होना चाहिए। पर कभी कभी है ना सन्ड्री चार्जेस मैं पे नहीं करती हूँ, रिसीव करती हूँ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, सॉरी छोटी छोटी इनकम्स होती है ना, तब हम उनको इनकम्स का नाम ना देकर हम उन्हें कहते हैं सन्ड्री चार्जेस। अब अगर क्रेडिट में है, देखो डेबिट में होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। ठीक है, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब अगर एक्सपेंस है तो डेबिट करना है, लेकिन यहाँ पे तो उसने क्रेडिट लिखा है। और क्रेडिट का रूल क्या होता है एक्सपेंसेस और नॉमिनल अकाउंट का? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज योर इनकम यू हैव टू क्रेडिट। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि दे हैव डिस्क्लोज्ड दैट इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, because it is having a credit balance, therefore these are my miscellaneous incomes. Miscellaneous means छोटी छोटी इनकम्स है ये मेरी बैंक की, जो बैंक अर्न कर रही है। तो ये कौन सी इनकम में जाएगा बताइए? शेड्यूल अदर इनकम्स। शेड्यूल नंबर 13 एंड शेड्यूल नंबर 14। आपके पास 2 इनकम्स के शेड्यूल्स होते हैं, पर ये कहाँ जाए? ये इंटरेस्ट तो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है मतलब जो भी है ये शेड्यूल नंबर 14 में जाएगा। वेरी सिंपल। तो मैम क्रेडिट दिया रहेगा तो कॉम्प्लिकेट दैट।
प्लीज रिपीट अगेन। क्रेडिट दिया रहेगा तो 14 में, और नॉर्मल सैलरी चार्जेस दिया रहेगा हाँ, तो 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 16 वेरी Okay. गुड। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी मैम आपने कहा। हाँ दिव्या, शायद दिव्या की आवाज है। डिविडेंड ऑन हाँ दिव्या, शेयर्स, क्या बोल रहे हो, फिर से डिविडेंड बोलो। ऑन शेयर्स, 1 मिनट रुकिए। डिविडेंड हाँ ऑन हाँ, रुको शेयर्स कहाँ रुको, पे जाएगा? हाँ रुको रुको रुको, ये बता नहीं रहा है ना, देखो पूरे क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट भी पढ़ लो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या ये कि ये जो डिविडेंड है, ये देखो डिविडेंड ऑन शेयर्स लास्ट आइटम में आपको डाउट है ना, तो डिविडेंड ऑन शेयर्स इज 50,000। अब वो ये तो बता ही नहीं रहा है कि ये प्रपोज डिविडेंड है कि पेड है, ठीक है, कुछ नहीं बता रहा ना, तो अप्रोप्रिएशन से लेस हो जाएगा। हमेशा याद रखो डिविडेंड है ना, अप्रोप्रिएशन से लेस होता है। क्यों लेस होता है ना, इसका लॉजिक क्या होता है, बिकॉज जो डिविडेंड है ना, हम प्रॉफिट्स में से पे करते हैं, वॉट एवर कंपनी, whatever profit is earned by the company, the profit is not completely kept by the company, it is to be distributed among the shareholders. Are you getting my example? समझ आ रहा है, ये Yes, जो ma'am. एग्जाम्पल के जरिए से Yes, आपको ma'am. समझ आ रहा है कि क्यों हम डिविडेंड को प्रॉफिट्स में से लेस करते हैं। जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है ना, उसमें से एप्रोप्रिएशन के नाम पे हम ये डिविडेंड्स को ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को लेस करते हैं, तो ये डिविडेंड को मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट से ही लेस कर रही हूँ। इसका मतलब है, समझो मैंने प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख एग्जाम्पल, तो 2 लाख में से अब मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है शेयर्स में मेरे पास, अब मुझे भी तो उनको कुछ रिटर्न्स देना है ना, तो मैं उनको डिविडेंड देती हूँ, रिटर्न्स के फॉर्म में हम उनको डिविडेंड पे करेंगे। तो समझो मैंने प्रॉफिट अर्न किया 1 मंथ में 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख में से 1 लाख तो मुझे डिविडेंड देना है। ऐसा मैंने पहले ही उनको बताकर रखा था कि जितने भी मेरे प्रॉफिट होंगे ना, 50% में आपको डिविडेंड दूंगी। तो 2 लाख का 50% कितना होता है, 1 लाख, तो 1 लाख मैंने डिविडेंड दे दिया, मतलब 2 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख माइनस हो गया, चला गया, माइनस हो गया, डिडक्ट हो जाएगा ना वो, तब तो पता चलेगा कि कितना मेरे हाथ में बचा हुआ है, एंड दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड मीन्स समथिंग व्हिच इज लेफ्ट ओवर इन माय हैंड, okay, so that is known as retained earnings, means profit. So the profit which is left over in my hand after paying and incurring all the expenses together with the amount of dividend that has to be paid to my shareholders, that is known as retained earnings. अब समझ में आया डिविडेंड को लेस क्यों करते हैं अप्रोप्रिएशंस में से? लॉजिक क्लियर रखोगे ना, कभी कोई डाउट नहीं आएगा। हाँ जी, अब पूछिए और क्या डाउट है इसमें से। रेवेन्यू रिजर्व जो लास्ट वाला है ना, कहाँ है बेटा, एडजस्टमेंट की बात करें कि Last ट्रायल मैम वो बैलेंस? भी Adjustment एप्रोप्रिएशन D. में से लेस करेंगे। नहीं, आप कौन से ट्रायल बैलेंस की बात कर रही हो कि लास्ट एडजस्टमेंट? वाले Adjustment. एडजस्टमेंट। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए। एडजस्टमेंट में पहला है बैक डेट्स, तो बैक डेट्स का पहला इफेक्ट कहाँ दिखाया आप लोगों ने, चलो सब मुझे क्लियर करो, बैक डेट्स का पहला इफेक्ट। 16 में। हाँ, Schedule शेड्यूल number नंबर 16. 16। पहला हाँ, वेरी गुड, आपको वैसे भी पीएनएल ही बनाना है ना। हाँ ठीक है, चलो शेड्यूल नंबर 16 में दिखाया। अब बताइए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ दिखाया? मेन फॉर्मेट। हाँ, मेन फॉर्मेट में फॉर्मेट में प्रोविजंस एंड टैक्स, प्रोविजंस एंड क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टीजेंसी। वेरी गुड। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये पहले नहीं दिखाना है आपको, 15 एंड 16 का टोटल आउटर कॉलम में नहीं लेके आना है, 15, 16 एंड प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज का टोटल आपको आउटर कॉलम में लेके आना है। तो प्रोविजंस ma'am. एंड कॉन्टीजेंसीज का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा उसके लिए, ये ऐसा वाला वर्किंग नोट, शेड्यूल नंबर 13 Total प्लस income 14। minus total expense. हाँ, टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो जो अभी टेम्पररी नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, उसका टैक्स निकालना है, और फिर उसको लेके जाना है प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी से, और फिर तीनों का टोटल करना है, 15, 16 एंड प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। जब आप सम करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा ये जो मैं बोल रही हूँ, और ये हमने पहले भी किया, ये पहली बार नहीं समझा रही हूँ मैं, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद है आपका रीपेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग 3 लाख, इसका क्या किया आपने? इसको लेस किए, किस में से लेस किया?
शेड्यूल नंबर Discount on बोलिए। bill. डिस्काउंटेड ऑन बिल में से Schedule number Discount 13. on- नंबर Interest on. 13 वेरी गुड। डिस्काउंट ऊपर भी ऑन बिल, रिबेट ऑन बिल। यस, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो आइटम है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए, इसको आपने शेड्यूल नंबर 13 में दिखाकर उसमें से रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग लेस कर दिया 3 लाख रुपीज। और ये रीबेट हम लेस क्यों करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमने पहले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर 30% ऑफ द प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड 5% टू रेवेन्यू रिजर्व। अब क्या करना है आपको, सुनिए मेरी बात, कुछ नहीं है, वो ही है, बस उसने अलग तरीके से बताया। अब आप मुझे ना शेड्यूल नंबर 13 और 14 का टोटल बताइए। 13 का टोटल कितना है आपका, आपने किया है, करके रखा है, सबने करके रखा है? अच्छा, नहीं हाँ किया। मैम। अगर किया है तो बताइए टोटल। चलो जल्दी फटाफट बताओ, शेड्यूल नंबर 13 का टोटल बताइए। 8,32,000 नहीं 83,20,000। कोई नहीं, थाउजेंड्स में बेटा, फिगर्स इन थाउजेंड्स है क्या ये सम? नहीं, प्रॉपर है। ओके, तो पूरा फिगर बताना पड़ेगा। 83,22,000। 83,22,000। स्क्रीन पे देखो, सही लिखा है मैंने? स्क्रीन पे देख के बताइए, सही लिखा है? कैलसी पे यही अमाउंट दिख रहा है? चलो जल्दी अनम्यूट करके हाँ ना बोलो। 25,000 है। किस चीज का, यहाँ पे? हाँ 25, अब सही है? हाँ। ठीक है। अब शेड्यूल नंबर 14 का टोटल बताइए। शेड्यूल नंबर 14। 35,55,000। हलीमा, आप मुझे पक्का राइट आंसर दे रही हो ना बेटा? मैम जो डाउट आ रहा है। 83 है ना, वो 13 एंड 14 का मिला मैम के है। 13 का हाँ, टोटल 82 मिला लैक्स के। आएगा। हाँ, मुझे वही डाउट आ रहा था। हलीमा, मैंने शेड्यूल नंबर 13 का टोटल पूछा ना बेटा, तो कंफ्यूज हो गई। शेड्यूल उसका नंबर 32 13। लाख है। हाँ, उसका तो मैंने वही तो पूछा। 13 का 82 लाख आ रहा है मैम। हाँ, और 14 का 1,25,000 है मैम। अच्छा, एक हाँ। मिनट मुझे लिख लेने दो, 1,25,000। आप दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लेके आइए। 83,25,000। हाँ, अब रुकिए, ये आउटर कॉलम है हमारा। उसको ना हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं टोटल के नाम पे, है ना? आप ऐसे लिखते हो ना टोटल, फिर टोटल के आउटर कॉलम में हम क्या लिखते हैं, फिर से बोलिए, 83 लाख क्या? 83,25,000। हाँ, ऐसे ही लिखते हो आप लोग, देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। अब हाँ मैम। शेड्यूल नंबर 15 का आउटर कॉलम बताइए कितना है, मतलब टोटल बताइए, टोटल। 26,50,000। 26,50,000। ओके, अच्छा 16, शेड्यूल नंबर 16 का टोटल बताइए। 9,05,000। 9,05,000। करेक्ट है क्या? स्क्रीन पे देख के बताइए, करेक्ट है? हाँ यस Okay. मैम। ठीक है। अब आप मुझे बताइए प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में कितना था? देखो, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में ना टैक्स है, कितना टैक्स है? 35%। अब बहुत सिंपल है, ये देखो, ये समझो आपने ऐसा वर्किंग नोट बनाया था, 13-14 को प्लस किया तो 83,25,000 आया। कैलसी में डालो 83,25,000, उसमें से दोनों एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, 26,50,000 एंड 9,05,000, ये दोनों माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है? चलो जल्दी माइनस करिए। 47,70,000। 47,70,000।
ये देखिए, ये शेड्यूल नंबर 13 प्लस 14 का टोटल है, मतलब टोटल इनकम्स। इसमें से आपने शेड्यूल नंबर 15 और 16 को माइनस कर दिया, तो फिर से रिपीट कीजिए कितना आ रहा था। 47,70,000। 4770। अब ये आपका नेट प्रॉफिट है विदाउट टैक्स, तो आप इस पे आप प्रोविजन फॉर टैक्स लगाइए। ये देखिए, ये आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है ये। अब इस पे आप टैक्स लगाइए। टैक्स कितना लगाना है? ये देखिए 35%। क्वेश्चन में 35%। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ये देखो ब्रैकेट में 35% ऑन 47,70,000 रुपीज। ये आपने पहला ऐसा वर्किंग नोट बनाया होगा। हाँ मैम। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए टैक्स का अमाउंट कितना आ रहा है? 16,69,500। 16,69,000 क्या बोला? 500 बोला। हाँ, हाँ, 500। वो मुझे नेट प्रॉफिट में से लेस करना है, तभी तो मुझे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा, तभी तो मुझे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए ये अमाउंट में से ये लेस हो गया तो कितना बचा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर? 31,500,000। 31,500,000। एक मिनट रुकिए, ये आपका 31,500,000। क्या ये सही लिखा है? एक बार बोर्ड पे देखिए, आई मीन सॉरी स्क्रीन पे देखिए, हाँ मैम। सही है ना? देखो मैंने गलती से बोर्ड बोल दिया, कितना मिस कर रही हूँ मैं बोर्ड को। है ना? चल, अभी ये आपका हो जाएगा। ये तो आपने वर्किंग नोट बनाया जैसे हम हमेशा बनाते हैं, है ना? अब यहाँ पे प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में टैक्स के अमाउंट को ले आएंगे हम। अभी अभी हमने टैक्स कितनी निकाली थी? 16,69,000 कितना था? 500। 500। अब देखिए शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16 एंड प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी, तीनों को हम ऐड करेंगे। ऐड कीजिए तीनों को। 52,24,500। फिर से बताना है ना? हाँ, 52,24,500। 52 बोल रही हूँ, 52 ना? हाँ, हाँ, 52,24,500। 24,500। अब ये आपको माइनस करना है, इसीलिए ब्रैकेट में डालेंगे। क्यों माइनस करना है? क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। यस। तो आई विल गेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ, बताइए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है? 31,500। वही आंसर। वही सेम आना चाहिए जो वर्किंग नोट में अभी अभी आया था, क्योंकि वर्किंग नोट में भी हमने वही चीज निकाली है, पर अलग तरीके से टैक्सेशन निकालने के लिए किया था हमने वो वाला वर्किंग नोट। अब जो आंसर आया वो है आपका 31,500,000। आई बात समझ में कैसे करना है? अब जो आपको मैं लास्ट एडजस्टमेंट समझा रही थी ना, वो ऐसे है, देखो लेस एप्रोप्रिएशन। नो मैम, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है इसमें। अच्छा है क्या? यस मैम है। हाँ, तो ऐड कीजिए, ऐड कीजिए P&L अकाउंट फॉर द लास्ट ईयर, ब्रैकेट में लिखेंगे लास्ट ईयर। ठीक है, बताइए लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। वो आपको ही बताना पड़ेगा ना, होमवर्क था आपके लिए ये सब। तो 2 लाख आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लॉस होता तो लेस कर देते थे। तो अब ऐड करेंगे इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 33,500,000। 33,500,000। ये हो जाएगा आपका टोटल नेट प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट। अच्छा, टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 500। 33,500,000। ठीक है, 33,500,000। अब एप्रोप्रिएशन लेस करेंगे हम। एप्रोप्रिएशन, अब आप देखिए ये लास्ट एडजस्टमेंट जो आप मुझसे डाउट पूछे थे ना, अब समझेगा आपको ये। ट्रांसफर 30% ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड 5% टू रेवेन्यू रिजर्व। तो आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व और फिर लिखेंगे ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व। अब दो रिजर्व हैं, वैसे एक रिजर्व होता है, अब दो रिजर्व में वो बोल रहे हैं ट्रांसफर करो,
एक स्टैट्यूटरी, एक रेवेन्यू। एक वो कह रहा है ट्रांसफर करो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में, और एक वो कह रहा है ट्रांसफर करो रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू मतलब जनरल रिजर्व्स। रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब रोजाना के खर्चों के लिए आपको एक रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, और दूसरा रेवेन्यू का मतलब होता है रोजाना डेली डे टू डे बिजनेस रूटीन एक्सपेंसेस करने के लिए आपको ये रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। जिसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, तो अभी दो रिजर्व्स क्रिएट करनी है, एक 30% स्टैट्यूटरी, 5% रेवेन्यू। किसमें से? प्रॉफिट में से, ये वाले प्रॉफिट में से, करंट ईयर का प्रॉफिट। तो बताइए 30% ऑन क्या लिखूं? आप मुझे बताएंगे ऑन क्या? 1,05,500। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 33,500,000 का निकालते हैं। नहीं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मुझे कंसिडर नहीं करना होता है जब मैं करंट ईयर का रिजर्व क्रिएट कर रही हूँ। जो भी रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं वो करंट ईयर के प्रॉफिट से हो जाएंगे क्रिएट। हाँ, तो मुझे बताइए 30% ऑन 31,500,000 कितना? 9,30,150। 9 लाख, फिर से बताएंगे? 30,000 30,150. 150। ओके, मुझे थोड़ा और दूर करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो अब यहाँ रेवेन्यू रिजर्व में क्या ब्रैकेट बनाएंगे? 5% on 31,500,000। वेरी गुड, ये आपका हो जाएगा 5% ऑन 31,500। तो इनर कॉलम में कितना लिखेंगे बताइए? 1,55,025। अभी सही है? स्क्रीन पे देखिए। Yes, ma'am. क्योंकि दो रिजर्व थे, दो अप्रोप्रिएशन थे, इसीलिए पहला मतलब मुझे क्या करना पड़ता है? इनर कॉलम यूज करना है। एक्चुअली दो नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो डिविडेंड ऑन शेयर्स है, तो यहाँ पे आप थर्ड दिखाएंगे प्रपोज डिविडेंड। अच्छा, कितना था डिविडेंड? 50,000। ये 50,000। और भी कोई अप्रोप्रिएशन थे क्या सब में? आपने होमवर्क जब भी किया होगा तो नहीं आपको मैम, पता होगा। ये 3 है। पक्का 3 है? यस मैम। अच्छा, तो आप मुझे टोटल बता दो, तीनों का टोटल एक साथ आउटर कॉलम में लेके आएंगे। 7,35,175। 11,35,175 rupees. एक मिनट। हाँ, फिर से बताइए। 11 लाख 35,175। 35,175. 175। ओके, आप ही बता रहे हो? हाँ, सब कुछ आपने कैलकुलेट करा हुआ है, उस हिसाब से बता रही हूँ। तो मिस्टेक होगी तो आपकी वजह से होगी। प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक पे, आई मीन कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, सो दैट कोई भी मिस्टेक कमिट ना हो। अच्छा, इसे लेस करना है तो ब्रैकेट में डाल देंगे। 21,65,325। तो आपका रिटेन्ड बैलेंस, इसे कहते हैं हम बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट। शीट। टू बैलेंस शीट ब्रैकेट में क्या लिखते हैं इसको? रिटेन्ड अर्निंग्स, RE, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ, तो बताइए कितना आ रहा है? 21,65,325। करेक्ट। ये आपका हो जाएगा 21 लाख, क्या बोला आपने? 65,325 होगा ना शायद। यस मैम। Yes. तो दिस इज योर फाइनल आंसर जो रिजर्व्स इन सरप्लस में जाता है। शेड्यूल नंबर 2 में जब ये रिजर्व्स इन सरप्लस में जाता है तब ये टैली हो जाता है। आया समझ में कैसे करना है? हाँ मैम। Yes, ma'am. ये सम नंबर कौन सा था वो बता देंगे आप मुझे? 1.29. ठीक है, समझ आया? और कोई डाउट है? एनी अदर डाउट?
मैम करेंट अकाउंट वाला था डाउट। बेटा कौन सा सम है? हाँ वो 1.31 है शायद। सम नंबर बताए ना 1.31 में, क्या डाउट है इसमें? अच्छा, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में डाउट है। सी, सम नंबर हाँ 1.31 आपको होमवर्क दिया था मैंने। सारे ट्रायल बैलेंस में और कोई डाउट है? चलो पहले इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट देख लो। इंटरेस्ट ऑन करंट नहीं, अकाउंट है आपका? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन करंट ओके, अकाउंट। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में डाउट है ना? देखो, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 7,50,000, अब वो बता नहीं रहा ये डेबिट है कि क्रेडिट है, क्योंकि नहीं बता रहा है ना। तो तो ना आपको ये शेड्यूल नंबर 13 मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड समझना है। ठीक है, जब तक वो नहीं बताएगा तब तक इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट अर्नड ऑन करंट डिपॉजिट्स। ठीक है। मैम, यस, लेकिन बहुत सम्स में नहीं बताया और हमने उसको उसमें डाला है शेड्यूल नंबर 15th में डाला है मैम। डाला है। नहीं, शेड्यूल नंबर 15 में हाँ मैम, जाएगा ही नहीं। आजाद एंड ऑल भी है बैलेंस शीट आंध्रा वाले वाला। में। यस मैम। ओके, लेट मी चेक। बाकी सारे सम्स भी आप नंबर बता दो मुझे कौन सा है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का डाउट क्लियर हो गया। 1.10 इलस्ट्रेशन। फिर से बोलो। 1.10 इलस्ट्रेशन। अच्छा सुनो, अभी ना ये डाउट मैं क्लियर करती हूँ। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, वहां भी कुछ नहीं दिया था ना। तो ना देखो वहां पे ना इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट को आप हमेशा शेड्यूल नंबर 15 पकड़ो, 13 नहीं। 15, मैं बताती हूँ लॉजिक क्यों। देखो वैसे तो करंट अकाउंट मतलब ये वो होता है जो करंट डिपॉजिट्स होते हैं। अब जो ये लोग होते हैं ना आपके पास करंट डिपॉजिट के नाम पे, बिजनेसमैन होते हैं जो करंट डिपॉजिट के नाम पे करंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब जो ओपन करते हैं उनको तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, एक्चुअली ये शेड्यूल नंबर 15 होता है, 13 नहीं, सॉरी, शेड्यूल नंबर 15 होता है। लेकिन हम शेड्यूल नंबर 13 में तब डालेंगे जब ब्रैकेट में लिखा होगा क्रेडिट। ध्यान से सुनो, क्या बोला क्रेडिट। मैंने? हाँ, जब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की ब्रैकेट में लिखा होगा क्रेडिट, तब हम डालेंगे उसको शेड्यूल नंबर शेड्यूल 13 नंबर में। 13 में। 13, वेरी गुड। तो मतलब अभी जो वो अभी वाला जो सम है ना 1.31, उसमें ना आप क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए। अगर किसी ने क्वेश्चन नोटबुक में लिखा है तो क्वेश्चन के इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए क्रेडिट। जैसे ब्रैकेट में क्रेडिट नहीं लिखा हुआ था सन्ड्री चार्जेस के ब्रैकेट में, वैसा क्रेडिट हाँ बैलेंस मैम। आपको लिख के आएगा। तो अभी 1.31 के हिसाब से वो क्रेडिट है। ठीक है, और क्या डाउट है? ये डाउट क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ मैम। क्यों? अच्छा, क्रेडिट बैंक क्यों का लिखना है? नहीं वो तो मैं लिख कर दे रही हूँ आपको, वो लिख के आएगा। जैसे सन्ड्री चार्जेस की ब्रैकेट में क्रेडिट लिख के आया था ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्रेडिट लिख के आएगा। अब क्यों लिखना है? क्योंकि अभी आपके पास लिखा हुआ नहीं है ना, 1.31 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो इनकम्प्लीट है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट को आपको हमेशा 15 शेड्यूल नंबर में डालना है, जब तक वो कुछ जब बोलता कुछ नहीं नहीं है। दिया। हाँ, जब कुछ नहीं दिया, जब कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वो ब्रैकेट में क्रेडिट देगा, खुद ही देगा, आपको नहीं डालना है, खुद ही देगा वो। शेड्यूल इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में बताएगा क्रेडिट, जब वो क्रेडिट बताएगा तो शेड्यूल नंबर 13 में डालने का। क्रेडिट मतलब क्रेडिट व्हाट, इन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट है मतलब मुझे मिला है, रिसीव हुआ है, शेड्यूल नंबर 13 के हिसाब से। और मैंने अभी क्यों बोला ऐड कर दो सम नंबर 1.31 में, क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना क्रेडिट। वो एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है पर दिया हुआ नहीं है ना उन्होंने। अतिका समझा? यस मैम। हाँ, चलो और किसको डाउट है? एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? चलो जल्दी फास्ट। मैम 1.32 फाइनल अकाउंट वाला।
HDFC। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू कम अक्रॉस? वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है ना, वो वाला। कहाँ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो। ओके, अच्छा सुनो अभी, इन्होंने बोला क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ एचडीएफएल बैंक लिमिटेड। अब ये जो बैंक है ना अपनी, इसका फाइनल अकाउंट्स बनाना है। अगर आप देखेंगे, शेयर्स शेड्यूल नंबर 1, रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, borrowing from bank schedule number 4, investments schedule number 8, premises schedule number 10, cash in hand, cash at bank schedule number 7, money at call schedule number 7। 7। आप देख रहे हैं सारे बैलेंस शीट के शेड्यूल्स हैं सारे। इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड, सिर्फ इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड, अक्रूड एंड पेड मतलब शेड्यूल नंबर 15। सैलरीज रेंट आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 16। ठीक है? 60। हाँ, अब आगे देखिए आप, सीधा फिर दिया हुआ लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। बिल्स डिस्काउंटेड कहाँ जाता है? शेड्यूल नंबर 13। बिल्स पेबल्स ये जाता है आपका शेड्यूल 5। नंबर 5। लोन्स एडवांसेस ओडी एंड सीसी ये कहाँ जाता है? शेड्यूल नंबर 8। 8। नहीं 9। 9। 9। 9। लोन्स एडवांसेस ओडी एंड सीसी ये जाता है आपका शेड्यूल नंबर 9। अनक्लेम डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5। 5। सन्ड्री क्रेडिटर शेड्यूल नंबर 5। मेरे बोलने का मतलब है यहाँ पे आपको अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 बनाने की जरूरत क्या है? बना भी लिया तो आंसर वही आएगा। हाँ बनाया। बनाया है ना, तो चलो आंसर निकालो। 13, 14, 15, 16 माइनस कीजिए। एडजस्टमेंट नहीं है कोई भी। देखो एडजस्टमेंट में क्या है, द बैंक हैज बिल्स फॉर ₹14 lakhs एज कलेक्शन फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड आल्सो एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। ये दोनों दोनों क्या हैं? 12 में 12 में जाएगा। जाएगा। दोनों शेड्यूल नंबर 12 है। मतलब शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं है तो 13, 14, 15, 16 को क्लोज कीजिए। मैम एक्सपेंडिचर 3,10,000 आ रहा है। मतलब इनकम कुछ नहीं आया माइनस आ रहा है। टोटल, माइनस में आ रहा है। मतलब 0 माइनस 3,10,000 अच्छा, किया ये तो बिल्स डिस्काउंटेड भी शेड्यूल नंबर 13 है। ओ सॉरी, शेड्यूल नंबर 13 बोल रही हूँ, सॉरी 9। बिल्स शेड्यूल नंबर डिस्काउंटेड शेड्यूल 9। नंबर 9, लोन्स एंड एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9। कुछ भी शेड्यूल नंबर 13 का दिया ही नहीं हुआ अगर आप देख रहे हो तो। है क्या कुछ? नहीं। इसीलिए तो नहीं। उन्होंने नेट प्रॉफिट रेडीमेड अवेलेबल करके दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उन्होंने आपकी पीएनएल की इंफॉर्मेशन अधूरी दी है, और क्योंकि अधूरी दी है इसीलिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रेडीली अवेलेबल करके दिया है। इट इज रेडीली अवेलेबल टू यू। हम लोग क्या करते हैं 13, 14, 15, 16 का करते क्या है? क्या करते हैं उसमें से? क्या अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना होता है? इनकम माइनस प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अल्टीमेटली 13, 14 में से 15, 16 को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और वो दिया हुआ है। जब वो दिया हुआ है तो आपको 13, 14, 15, 16 बनाने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट, यूज शॉर्टकट। बेशक उसने पूछा फाइनल अकाउंट से, पर अगर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है तो मैं क्यों बनाऊं? बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, मार्क्स भी नहीं है उस पे। चलो आपने शेड्यूल नंबर 15 बना भी लिया, उसमें लिखा इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड, तो मैं क्या करूं उसका? इसका आपको नोट लिखना है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड, सैलरीज एंड रेंट, द एक्सपेंसेस दैट आर गिवन इन शेड्यूल ऑफ रिलेटेड शेड्यूल नंबर 15 and 16 आर नॉट टू बी शोन बिकॉज नेट प्रॉफिट इज ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल टू अस। ये एक नोट लिख देंगे, मैं लिखवाती हूँ लास्ट में नोट, कि हम पीएनएल के शेड्यूल्स बनाएंगे ही नहीं, सीधा नेट प्रॉफिट ईयर फॉर द ईयर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या दिखाएंगे? देखिए यहाँ पे, ये देखिए, सम नंबर बोलिए मुझे।